ये जो पुल गिरा है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जब दूसरों के यहाँ होता है तो वो भगवान का दिया हुआ एक संदेश होता है, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड होता है। और गुजरात में जो हुआ वो क्या था? बार बोर्ड लगा होता कि 100 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, या कोई ऐसी व्यवस्था थी कि 100 से ज्यादा लोग इस पुल पे नहीं रहे, तो शायद आज 150 से ज्यादा जाने बच्चों और महिलाओं की नहीं जाती थी। और इस ठेकेदार की इतनी हिम्मत हो गई कि बिना टेस्ट करे, बिना सर्टिफिकेट दिए, बिना इन्फॉर्म किए, यदि नगर निगम की बात सही माने तो, उस अथॉरिटी की बात सही माने तो, उन्होंने पुल चालू किया। जो पानी में गिरे उनमें से बचने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि ऊपर से गिरने के बाद सीधा आदमी तले पे लगता है जहां नुकीले पत्थर। यदि बंगाल में पुल गिरता है और भगवान का संदेश होता है, तो फिर गुजरात के पुल गिरने पे भगवान का संदेश क्यों नहीं होता? क्या नरेंद्र मोदी जी बताएंगे इसको? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार तुलेंगे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के सुपूत नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को आगे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी। आज वो तुलेंगे, क्योंकि आज उन्हें जवाब देना होगा। मोरवी में एक पुल हादसा हुआ, एक पुल टूट गया और करीब करीब 150 से ज्यादा लोग मर गए। बच्चे थे, महिलाएं थी। और यदि मैं ये कहूं कि ये जो पुल गिरा है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, गुजरात की जनता को भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो पुल गिरा, ऐसा ही गुजरात का विकास और गुजरात का सारा जो मॉडल है, वो ढकोसला मॉडल, एक दिन पत्तों के बंगलों जैसा गिर जाएगा। यदि मैं ऐसा कहूं तो मुझे आप भाजपा विरोधी कहोगे, मोदी विरोधी कहोगे, मुझे आप संघ विरोधी कहोगे, कांग्रेस के एजेंट कहोगे, देशद्रोही कहोगे। लेकिन मित्रों, मैंने कुछ अलग नहीं कहा। मैंने वही कहा जो देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे बंगाल में चुनाव के समय कह रहे थे। महारीहाट, मरीहाट करके गांव था, वहां उनकी रैली थी 7 अप्रैल 2016 को। उसके पहले बंगाल में एक पुल गिरा था और उस पुल गिरने पर उन्होंने इसे भगवान, जनता, ममता की सरकार और फ्रॉड, इसको कितना बेहतरीन शब्दों में पिरोया था, वो शब्दों में रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं शब्दों का जादूगर नहीं हूं। मैं सच्चाई का आईना लेके सामने घूमता हूं। ये देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, वीडियो आपके सामने है। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। ये वीडियो देखने के बाद तो आपको ये लगा होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री के शब्द वैसे के वैसे उपयोग में लाए। फर्क इतना था कि वहां विपक्ष की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और सत्ता पाने के लिए भाजपा संघर्ष कर रही थी। यहाँ गुजरात में सत्ता भाजपा की है और संघर्ष कर रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वहां सत्ता पाने के लिए। तो क्या जब दूसरों के यहाँ होता है तो वो भगवान का दिया हुआ एक संदेश होता है, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड होता है? और गुजरात में जो हुआ वो क्या था? 140 साल पुराना ये पुल है, ये लकड़ी का केबल पुल। वहां के महाराजा जो ठाकुर साहब थे, उन्होंने अपने राजमहल में जाने के लिए बनवाया था। दरबार में जाते थे उस पुल से। उसके बाद उस जमाने का वो पुल यूरोप की बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन्होंने बनवाया था। वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है गुजरात की, वो मोरवी की शान है। 2 साल से वो बंद पड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत जर्जर हो गया था। एक कंपनी है ओरेवा, जिसको ये ठेका दिया गया था 2 करोड़ का कि वो इसकी मरम्मत करे, इसको चलने लायक बनाए और फिर उसको 15 साल तक मेंटेन करें। कंपनी ने ये काम किया 2 साल में, और कंपनी ने दिवाली के दूसरे दिन 25 तारीख को आम आदमी के लिए इसको ओपन किया। और फिर जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की थी,
₹19 का एक टिकट, और इस लालच में 600 से ज्यादा लोगों को टिकट बेचे गए और लोग वहां पे पिकनिक मनाने के लिए पुल पे चलने गए। शायद बाहर बोर्ड लगा होता कि 100 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, या कोई ऐसी व्यवस्था थी कि 100 से ज्यादा लोग इस पुल पे नहीं रहे, तो शायद आज 150 से ज्यादा जाने बच्चों और महिलाओं की नहीं जाती थी। सवाल ये है कि उस नदी में इतना पानी नहीं है, मच्छू नदी में, लेकिन फिर इसने लाशें क्यों? क्योंकि वो जो मच्छू नदी है उसकी एक खासियत है, उसका जो तला है वो बहुत ही पथरीला है, नुकीले पत्थरों का है। तो आप ऊपर से जब गिरते हो उसमें, तो आप समझ लेना आप सूली पे गिरते हो, आप खीलों पे गिरते हो, आप ऐसे चट्टानों पे गिरते हो जो आपको चीर देगा। यही कारण है कि 11 अगस्त 1979 में जब एक पुल टूटा इस नदी पर, तो 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। तो ये हादसे नए नहीं हैं, लेकिन क्या जो अथॉरिटी थी जिन्होंने इनको ठेका दिया, वो आप अपना पल्ला झाड़ के चुपचाप बैठ गए? बोलते हैं कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसका लोड बेयरिंग टेस्ट, ये कुछ किए बगैर ही उन्होंने शुरू किया। दिवाली के दूसरे दिन 5 दिन तक वो लोग चलते रहे, उसके फिर से उद्घाटन होने के फोटो अखबार में छपते रहे। क्या अधिकारी चुप थे या सबके पॉकेट भरे हुए थे? ये जो ठेकेदार है जयसुख पटेल, ये भाजपा के बहुत ही नजदीकी ठेकेदारों में से माने जाते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं से उसके बहुत अपने अहम संबंध है, और यही कारण है कि वहां उनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं। और इस ठेकेदार की इतनी हिम्मत हो गई कि बिना टेस्ट करे, बिना सर्टिफिकेट दिए, बिना इन्फॉर्म किए, यदि नगर निगम की बात सही माने तो, उस अथॉरिटी की बात सही माने तो, उन्होंने पुल चालू किया। सुरेंद्रनगर जिले में इसी ग्रुप को, मतलब ओरेवा ग्रुप को, केमिकल वेस्ट डंप करने के लिए करीब करीब 700 बीघा यानी 250 एकड़ जमीन सरकार ने दी। उसमें सरकार ने जो उसका लैंड यूज चेंज करना है या बाकी रास्ते देने से लेकर तमाम चीजों के लिए सरकार अपने दामाद को लगातार मदद करती आ रही है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि जयसुख भाई पटेल को यह सरकार कैसी दोनों हाथों से मदद करती है। तो क्या 500 लोगों की जो जाने गई है, 150 लोगों की जो जाने गई है, और ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी तक बहुत सारी लोग लापता हैं। जो लोग उस जाली को पकड़ के ऊपर आ रहे थे वो तो बच गए, बाकी लोग जो पानी में गिरे उनमें से बचने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि ऊपर से गिरने के बाद सीधा आदमी तले पे लगता है जहां नुकीले पत्थर। जो लोग तैर के बाहर आ गए उनकी किस्मत, लेकिन बच्चे, बूढ़े और माताएं बहनें क्या करेगी जिनको तैरना नहीं आता? उनके लिए मृत्यु तय थी। तो ये किसके किस्मत से मृत्यु हुई है? क्या ये फिर भगवान का संदेश है? यदि बंगाल में पुल गिरता है और भगवान का संदेश होता है, तो फिर गुजरात के पुल गिरने पे भगवान का संदेश क्यों नहीं होता? क्या नरेंद्र मोदी जी बताएंगे इसको? महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और एक रेलवे का एक अपना जो लोकल ट्रेन का एक ब्रिज टूट गया था और 5-6 लोग मर गए थे, तो बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया था, कहा था कि यह सरकार की गलती है, इतने लोगों की जान गई। आज भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को साफ सूंघ गया। आज 150 लोगों की जान की कीमत मानो कुछ है ही नहीं। क्या गुजरात के लोग यूं ही मरते रहेंगे और सरकार यही सत्ता में आती रहेगी? सवाल है। ये सवाल भाजपा के खिलाफ नहीं, जो भी सत्ता में है उसका जवाब देना होगा। उन लोगों के ऊपर मर्डर केस चलने चाहिए, उन अधिकारियों पे चलने चाहिए जो 5 दिन तक चुप थे। उन अधिकारी पे चलना चाहिए जिसको ये बताया गया था। एक दैनिक भास्कर में खबर छपी है, उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि वहां लोग नाच रहे थे, मैंने कहा नाचो मत, मैंने जाके अधिकारियों को ये फोन से सूचना दी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या 19 रुपए का एक टिकट, 600 रुपए का टिकट यदि दिया तो कितना होंगे? 19 रुपए से यदि आप करोगे तो ये 5-6 हजार रुपए से ज्यादा का मामला नहीं। क्या गुजरात में आम जनता की और आम इंसान की कीमत, जीवन की कीमत कुछ हजार रुपए या कुछ 100 रुपए है? 19 रुपए का लालच और 600 लोग आपने घुसेड़ दिए उस पुल में जहां 100 लोग भी जाने के लिए बड़े मुश्किल से वहां बियर कर सकता था। उसका लोड बेयरिंग फैक्टर वो था। लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा दुखदाई दो चीज मुझे लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, हम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं, लेकिन जिस राज्य में वहां से मात्र 300 किलोमीटर दूर पर 150 लोगों की मौत हो गई होगी और सैकड़ों घरों में मातम मना होगा। कुछ परिवार ऐसे भी है जहां के परिवार से 7-7 लोगों की लाशें प्राप्त हुई है, पूरा परिवार उजड़ गया है। उसके बावजूद भी यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रंगारंग कार्यक्रम वहां सादर किए जाते हैं
और प्रधानमंत्री उसको उद्बोधन करते हैं और कहते हैं कि अभी कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे और आप उसका आनंद उठाइए। शर्म आती है मुझे। आज कई देश के ऐसे घर होंगे जो मानवता से, जिनके मन में जरा भी दया है, जो इंसानियत जिसके दिल में है, वो गुजरात की एक खबर सुन के सिहर गया। उसके घर में भी आज दिवाली मनने की जगह दिवाली मन नहीं रही होगी, आज उसका भी मन उदास होगा। लेकिन राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, गुजरात के चुनाव कितने महत्वपूर्ण है कि आपने ये जयंती का भाषण ही नहीं दिया, वहां परेड भी करवाई और रंगारंग कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। वहां गुजरात में प्रचार भी बाकायदा चालू है। हाँ, कहने के लिए, एक लीपापोती करने के लिए ये जरूर कहा भाजपा ने कि हम हमारा वहां जो स्नेह सम्मेलन है वो रद्द करने जा रहे हैं 1 नवंबर का। 1 नवंबर का स्नेह सम्मेलन रद्द करके ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आज का रंगारंग कार्यक्रम उस तमाम 150 लाशों के ऊपर की हुई राजनीति है, ऐसा मुझे लगता है। राजनीति से परे उठना चाहिए। गुजरात में चुनाव है, ये चुनाव हिमाचल के साथ ही अनाउंस होते, लेकिन बड़े हास्यास्पद है। हिमाचल में 12 तारीख को वोटिंग होगा और फिर 8 दिसंबर को काउंटिंग होगा। इतना गैप किस लिए? क्योंकि बीच में गुजरात के भी चुनाव करने हैं। ये उस दिन भी अनाउंस हो सकते थे। तो फिर पटेल जी की जयंती कैसे मनती सरकारी खर्चे पे? फिर ये जो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है 1 तारीख को, वो कैसा होता? ये तमाम बातें यदि सरकारी खर्चों पे आपको करनी है और आपको बार-बार ये बताना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आज सरदार पटेल जीवित होते या सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज वो कोस रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि उनको शर्म आनी चाहिए कि जब लोग घर में मातम मना रहे हैं, गुजरात में लोग मातम मना रहे हैं, उसी गुजरात में जयंती कैसी मन सकती है? आप जाके फूल अर्पण करके एक श्रद्धांजलि दे सकते थे, जयंती के प्रति उनको याद कर सकते थे और कहते कि आज मेरे गुजरात में 150-250 घरों में मातम बना हुआ है, पूरा गुजरात उनके साथ है। जब देश उसका साथ है, तो गुजरात उसके साथ क्यों नहीं? मात्र भाषण में बोलने से नहीं होता। और रंगारंग कार्यक्रम नमक छिड़क रहा है उन तमाम लोगों के जख्मों पे, जो जख्मी हुए हैं सरकार के इस गलती से। तो आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा हिंद वॉइस।